नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ जीएस का टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज़ का हमारा 11वां नंबर का होगा, जिसको हमने टेस्ट तिहार नाम दिया है। यह नाम देने के पीछे उद्देश्य ये है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। इन एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और इसको एज़ अ त्योहार के रूप में लीजिए, और ताकि इस एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सीजीपीएससी और सीजीव्यापम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि एडीआई, एडीओ, सीजीएसआई, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड या अन्य एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आज का हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन होगा और इस सीरीज़ का 121 नंबर का क्वेश्चन होगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सीरीज़ के पूरे क्वेश्चन शुरू से आप देखिए और उसके बाद इस सीरीज़ को भी देखिए। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 21 है ओवरऑल। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था। ये सीजीपीएससी एएमओ में एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। हमारा जितना क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर पूछे गए सीजीपीएससी एग्ज़ाम से होगा, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। जो पहले बंदोबस्त चलता था, अंग्रेज सरकार लाया था, तो उस समय काश्तकारों को क्या कहा जाता था? इच्छाधीन, संरक्षित, बंदोबस्ती, हस्तांतरित काश्तकार। तो कहा जाता था पहला ए, इच्छाधीन काश्तकार। इच्छाधीन काश्तकार, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। अंग्रेजों के समय छत्तीसगढ़ को राजस्व की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र भी कहा जाता था, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जमींदारी। जमींदारों को वो ज़मीन दे दी जाती थी और उसके बदले वो टैक्स या कर देते थे सरकार को, तो दूसरा हो गया जमींदारी। और तीसरा हो गया ताहूददारी। ताहूददारी क्या होता है, मैं इसको आने वाले समय में आपको बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। खालसा भूमि के किसान गौटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भू राजस्व अदा करते थे। ठीक है, खालसा भूमि के जो किसान होते थे, जो सरकारी जमीन में जो किसान होते थे, वो गौटिया, जो गांव के मुखिया होते थे, हर गांव में एक नियुक्त किया गया था, उसके माध्यम से सरकार को क्या अदा करते थे? भू राजस्व, जिसको टैक्स भी बोलते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन हमारा। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? पहले मापन की इकाई कोई और चलती थी, जिसमें मराठाकालीन जो राजा थे, बिम्बाजी, वेंकोजी, इन लोगों ने लाया हुआ था। तो उसमें 1818 के समय कौन सी ये चलता था, मापन पद्धति चलता था, ये बताना है। जिसमें आपको बताना है एक मन में कितना पंसेरी होगा। तो दोस्तों, एक मन में ना 8 पंसेरी होता है। 8 आना, ऐसा टाइप का बोल लीजिए, लेकिन आना अलग है, यहाँ मन और पंसेरी का बात है। तो एक मन में कितना पंसेरी होता था? 8 पंसेरी। ये भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में 1818 के पूर्व मापन की इकाई एक मन में 8 पंसेरी एवं एक पंसेरी में 5 सिर होता था। अब इसको समझो, एक मन में 8 पंसेरी पहला आंकड़ा मिला आपको। दूसरा, एक पंसेरी में कितना सिर? एक पंसेरी में 5 सिर। एक पंसेरी में 5 सिर, क्लियर है। वहीं पे अब 40 सिर, एक मन में कितना सिर होता है? सिर भी सुन लीजिए, एक मन में 40 सिर। 40 सिर कैसे? 5 इधर सिर हो गया और 8 पंसेरी हो गया, कुल मिला के 40 सिर। क्लियर है। एक मन में अगर सिर पूछा जाएगा तो 40 सिर, और अगर एक मन में पंसेरी पूछा जाएगा तो 8 पंसेरी। क्लियर है दोस्तों। और एक पंसेरी में कितने सिर पूछा जाएगा? तो 5 सिर। थोड़ा ब्रेक करके दोबारा देख लीजिए अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 123 नंबर का। सूरबल किस वंश का शासक था, जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? देखिए, सूरबल एक राजा था, ठीक है, और ये जो है, जो सोमवंश अलग अलग क्षेत्र में राज करते थे उनमें से है। तो आपको बताना है कौन से वंश का है ये, जिसका बमनी में ताम्रपत्र मिला है। तो ये है दोस्तों मैकल का सोमवंश। मैकल के जो सोमवंश थे उसके एक राजा का नाम था सूरबल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और ताकतवर राजा थे। इनके 2 जगह से ताम्रपत्र भी मिले हैं, इसको देखिए।
सुरबल मैकल के सोमस का शासक था। इससे संबंधित बमनी और मल्हार ताम्रपत्र है। दो ताम्रपत्र, एक है बमनी और दूसरा है मल्हार। मल्हार ताम्रपत्र में उसके ग्रामदान का वर्णन है। सुरबल के ग्रामदान का वर्णन कौन से ताम्रपत्र में है बताइए? मल्हार ताम्रपत्र में। क्लियर है? अब मुझे बताइए सोमवंश जो मैकल के हैं उसके संस्थापक कौन है? संस्थापक और अंतिम राजा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए सोमवंश जो मैकल के हैं वो संस्थापक और अंतिम राजा कौन है। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुए हैं? बस्तर के रहने वाले साथियों बताइए कि बौद्ध का एक चैत्य गृह प्राप्त हुआ है खुदाई में, है ना, वो कौन से जगह है? मैं ये भी बता दूं वो कोंडागांव जिला में है। कोंडागांव जिला में है यह चैत्य, बौद्ध चैत्य। तो ये है दोस्तों भोंगापाल। भोंगापाल कोंडागांव में एक जगह है जहाँ पे बौद्ध बौद्ध चैत्य है और यहाँ पे विशाल बौद्ध प्रतिमा बैठाया जा रहा है। बौद्ध की विशाल प्रतिमा बैठाया जा रहा है। ये भी सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, ठीक है। भोंगापाल जिला कोंडागांव से चैत्यगृह प्राप्त हुआ है। चैत्यगृह को डोकरा बाबा टीला, कौन सा टीला? डोकरा बाबा टीला। चैत्यगृह को डोकरा बाबा टीला भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं सप्त मातृका टीला को रानी का टीला कहा जाता है। एक नया चीज़ है, सप्त मातृका टीला को रानी का टीला कहा जाता है और भोंगापाल वाले को कौन सा टीला कहा जाता है? डोकरा बाबा टीला। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध विहार भी स्थित है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध विहार स्थित है, लेकिन अभी विशाल प्रतिमा बनाने का प्लान चल रहा है, यहाँ बैठाया जाएगा। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव भी भोंगापाल में मनाने वाले हैं कोंडागांव में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? देखिए कंपनी सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे देश में राज करी है ना, वो छत्तीसगढ़ में भी राज करी है। तो इसके विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह हुए, तो छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए। लेकिन 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेन सिंह। तो इसको माना जाता है तृतीय युद्ध, तृतीय विद्रोह। तीसरा विद्रोह 1825 में माना जाता है। मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 1825 इज करेक्ट आंसर। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी सरकार की गुलामी की दास्ता के विरुद्ध समय समय पर निम्नलिखित विद्रोह हुए हैं। तो अलग अलग विद्रोह हुआ है और इसको देख लीजिए। हलवा विद्रोह हुआ है 1774 से 79, ठीक है। उसके बाद सरगुजा का विद्रोह हुआ 1792। भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ 1785। परलकोट का विद्रोह 1825, जिसके नेतृत्वकर्ता गेन सिंह है। और इसी को, ये करेक्ट आंसर, इसी को बोला जा रहा है कि तृतीय विद्रोह, ठीक है। दूसरे और को नहीं बोला जा रहा है, इसको परलकोट के विद्रोह को बोला जाता है, जो कंपनी सरकार के खिलाफ तृतीय विद्रोह हुआ था। और अलग अलग विद्रोह हुए, कोल विद्रोह हुए, बरगढ़ रायगढ़ विद्रोह हुआ, तारापुर हुआ, मेरिया विद्रोह हुआ। मेरिया विद्रोह दंतेवाड़ा में हुआ है, आप सभी को पता है ना। दंतेवाड़ा में नरबली प्रथा के खिलाफ जो अंग्रेज थे उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था ये। तारापुर बस्तर का विद्रोह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर का। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी की सजा दी गई? 1856 में एक विद्रोह हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे धुरवाराव माड़िया। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे धुरवाराव माड़िया, जिनको कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के कारण फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिंगागिरी का विद्रोह हुआ। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम विद्रोह कहते हैं। आप ध्यान देंगे, इसे लिंगागिरी के विद्रोह को ही
लिंगागिरी के विद्रोह को ही बस्तर के महान मुक्ति संग्राम विद्रोह माना जाता है। लिंगागिरी के विद्रोह को क्या माना जाता है? महान मुक्ति संग्राम विद्रोह माना जाता है बस्तर का। इस विद्रोह को नेतृत्व ध्रुवाराव माड़िया ने किया था। किसने किया था? ध्रुवाराव माड़िया ने इसका विद्रोह नेतृत्व किया था, जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी। 5 मार्च 1856 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण। अगला क्वेश्चन हमारे 127, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। आपको बताना है, छत्तीसगढ़ जब आज़ाद हो रहा था, होने के बाद, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद रियासतों के विलय के लिए जन संघर्ष के लिए एक समिति बनी थी, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन इसके नेता थे। तो जो सर्वमान्य नेता थे, जिनको सहकारिता पुरुष कहा जाता है, रविशंकर नहीं, वीरेंद्र बहादुर नहीं, पंडित द्वारका नहीं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इसके सर्वमान्य नेता माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के संबंध में जानिए अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि आंसर में है। इसके सचिव बनाए गए थे जय नारायण पांडे, जिसको JN पांडे भी बोलते हैं। इसके नाम से छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, रायपुर में स्कूल भी है। रियासतों का विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो छत्तीसगढ़ के जो रियासतें हैं उसको विलय करने में इस संगठन का काफ़ी योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? देखो, फडणवीस मराठा से संबंधित है। वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के ही हैं। तो ये मराठा काल से संबंधित है, इसको नहीं भूलेंगे आप। लेकिन इसका कार्य क्या था बताइए? राजस्व इकट्ठा करना। इनकी किसको रिपोर्टिंग करते थे? कमाविजदार को। कमाविजदार जो परगने के अधिकारी होते थे उसको रिपोर्ट करते थे, उसको ब्यौरा देते थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फडणवीस मराठा कालीन राजस्व अधिकारी था, जो परगने में होने वाले संपूर्ण आय और व्यय का विवरण रखता था, और इसकी सूचना यह कमाविजदार को देता था। किसको देता था? कमाविजदार को देता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 129 नंबर, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए? बताइए। देखिए, प्रागैतिहासिक कालीन है जो छत्तीसगढ़ में, तो शैल चित्र मिले। तो शैल चित्र हमें सबसे ज़्यादा रायगढ़ के सिंगनपुर की गुफा से मिला है। सिंगनपुर हो गया, कबरा पहाड़ हो गया, ये सभी जो है रायगढ़ से मिले हमें। तो रायगढ़ हमारा। चितवा डोंगरी का पहाड़ किस कहाँ है भाई बताओ? राजनांदगांव में चितवा डोंगरी का पहाड़ है। ठीक है। चितवा डोंगरी राजनांदगांव में लेते हैं कि बालोद में लेते हैं यार? ऑप्शन बताओ तो आप लोग। ए आएगा या डी आएगा? चितवा डोंगरी का पहाड़ कहाँ है बताओ? चलो मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ। चितवा डोंगरी का पहाड़ राजनांदगांव में है, ए ऑप्शन में है, या फिर बालोद में है? आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख शैलचित्र स्थल सिंगनपुर, सोनबरसा, छापामार, भंवरखोल और गिधा है। ठीक है। सिंगनपुर, सोनबरसा, छापामार, भंवरखोल और गिधा रायगढ़ के जो है प्रमुख शैलचित्र प्राप्त स्थल है। सिंगनपुर को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है, और ये जो एक्चुअल भीमबेटका कहाँ है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंगनपुर की गुफा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आदिमानव का शैल चित्र मिले हैं, जिसकी खोज किसने की है? एंडरसन और उनके सहयोगी CJ वेलिंगटन ने की है। ठीक है। इसकी खोज किसने की है? एंडरसन और CJ वेलिंगटन ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर का, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए हैं? भाई बहुत सर्वमान्य है, हमारे राम कहाँ थे भाई? सिवरी नारायण। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की दाई है, क्या नाम है? सबरी दाई। सबरी दाई, इन्होंने जूठे बेर खिलाए थे किसको? राम भगवान को। और तुरिया कौन सा जगह है बताइए? यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है। लव कुश का जन्म हुआ था। खरौद में क्या हुआ था? लाछागिरी, ये महाभारत कालीन स्थल है लाछागिरी। और पंचवटी क्या है? यहाँ से सीता माँ को रावण उठा के ले गया था, ऐसा सर्वमान्यता है। ठीक है। हमारा आंसर है सिवरी नारायण। देखिए 130 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन का यह सीरीज चलता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान राम ने सिवरी नारायण नामक स्थल पर सबरी के जूठे बेर खाए थे।
तुरतुरिया बारहनवा अभ्यारण्य में स्थित यह स्थल वाल्मीकि ऋषि, तुरतुरिया जो कहाँ किसका आश्रम है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, ठीक है। यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी हरचौका घाघरा नामक स्थल पर भगवान राम के प्रथम चरण स्पर्श हुए थे। तो बहुत सारा फैक्ट मिल गया दोस्तों। सीतामढ़ी हरचौका में भगवान राम पहली बार आए थे। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तुरतुरिया हुआ था, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। और सबरी के जूठे बेर कहाँ पे खाए गए थे, शिवरी नारायण। चलिए आज का सीरीज यहीं तक रखते हैं। आपके टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये सीरीज रेगुलर चल रहा है, रोज सुबह 9 बजे। आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।